तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त दो बयानियों का शिकार बनी दिखाई दे रही है। मज़ाहमत या मफाहमत, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात की समझ नहीं आ रही या फिर समझने से कासिर नजर आती है। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जिसके प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ महमूद खान अचकज़ई जैसे मोतदिल सियासतदान ने माफ़ करने तक की बात की, जिसमें मुज़ाकरात की बात होती हुई नजर आई। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया विंग और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KP की गवर्नमेंट शायद उसको समझना नहीं चाहती है, या फिर उसको समझने से कासिर नजर आ रही है, या फिर किसी और मिशन पे। और वो मिशन ये भी हो सकता है कि बानी PTI की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई कि स्ट्रीट मूवमेंट बढ़ानी है, सड़कों के ऊपर आना है या मज़ाहमत करनी है, शायद वो उन लाइन्स को फॉलो करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को ये बात बावर करा सकें। इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के लिए चैलेंज बना हुआ है कि बानी PTI की नज़रों में वो ये साबित कर सके कि बेआईनी ही वो उन अहकामात पर अमल कर रहे हैं जो बानी PTI दे रहे हैं। तो इस वक्त सुहेल आफरीदी जहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट को चलाते हुए मोमेंटम बिल्ड करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ एक नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा, जिनमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, महमूद मौलवी हैं या इमरान इस्माइल हैं, जो कोट लखपत जेल के कैदियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखते हैं जिसमें उनकी पैरोल पे रिहाई का मुतालबा किया जाता है। उससे एक तासुर उभरता है कि जैसे माइनस बानी PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी बांदा सीनियर सीजर्ड लीडरशिप जो इस वक्त कोट लखपत जेल में या पस ज़िंदान है, वो उन पर जो है वो रिलाई कर रहे हैं या बैंक कर रहे हैं कि वो लोग आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल माइंडसेट है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। यानी एक दफ़ा फिर मफाहमत की बात होती है, इंगेजमेंट की बात होती है, क्रॉस द टेबल बैठने की बात होती है। और यही बात खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैबिनेट के इजलास में कह चुके हैं कि जायज़ मुतालबात पर बातचीत हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब ओवरसीज़ एक कन्वेंशन हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स इकट्ठे हुए और वहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिव नारे लगाए गए जो यकीनन किसी भी सूरत इदारों को या फिर हुकूमत को काबिल कबूल नहीं हो सकते, जिसमें कहा गया कि इस तरह की सेंटिमेंट्स के साथ, इस तरह की सोच के साथ तो किसी सूरत इंगेज नहीं किया जा सकता, बातचीत नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हाँ खुद क्लैरिटी नहीं है कि क्या जब बानी PTI ये कहते हैं कि इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है और वो ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ से लचक का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए, तो उस पर फिर अब PTI की जो लीडरशिप है वो रिलाई क्यों नहीं करती या मानती क्यों नहीं है? फिर वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात क्यों करती है? फिर वो मज़ाहमत की बात क्यों करते हैं? तो कितना हंसी फरेबे नज़र खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पाँव हैं और जा रहे हैं, या ये मुज़ाकरात करने हैं या फिर स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर दिखानी है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ क्लैरिटी क्यों नहीं है? वकील रहनुमा PTI फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी नज़र आते हैं जो KPK से पंजाब का रुख करते हैं और यहाँ पर वो ये साबित करते हैं कि वो मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं ताकि एक स्ट्रीट मूवमेंट क्रिएट हो सके एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बानी PTI। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी होती है, तो मुज़ाकरात होने हैं या स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर दिखानी है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। फैसल चौधरी साहब, क्या वजह है? देखिए, ये बेसिकली जो सुहेल आफरीदी का आज भी स्टेटमेंट है, तो उससे ज़्यादा होता है ना, ये पैरेलल चलाना चाह रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं और PTI जो है वो मूवमेंट का कह रही है। तो बल्कि आज भी मेरी बात हो रही थी तो मैंने किसी से कहा कि ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर होना चाहिए, इससे मिक्स सिग्नलिंग होती है, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं है। आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मुज़ाहमत करना चाहते हैं, तो मुज़ाहमत का भी तो अल्टीमेट तो मुज़ाकरात ही है ना जी, उसका जो एंड है। तो फिर ये क्लैरिटी जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ के खास KP के जो स्पोक्स पर्सन है वो और बयान देते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग कुछ और बयान देते हैं। सो इसको क्लियर होना चाहिए। तो फैसल साहब, जिस वक्त आप ये कह रहे हैं कि PTI लगता ही है कि बज़ाहिर मज़ाहमत और मफाहमत दोनों रास्तों पे चलना चाहती है, तो मुझे याद आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस वक्त अपोजिशन में थी तो उस वक्त एक नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, और वोट की इज्जत दो की कैंपेन के अंदर ये बात हुई थी कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। तो क्या उसी कुलिये पर अमल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी? नहीं, इस वक्त PTI के हालात और है ना जी, इस वक्त जो मौजूदा लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो उस किस्म के लोग नहीं है जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा वगैरह थे, वो जरा और तरह के सोचते थे कि आपको जो रिलेटिव जो दिन के हकायक है उनके मुताबिक काम करना होता है ना। आप ये तो 2018 के हालात आज तो नहीं है या 2019-20 के,
तो इस चीजें हालात बदल जाते हैं तो इसके मुताबिक स्ट्रेटजी आप कायम करेंगे ना कि आप ये तो नहीं कह सकते कि जो 2003 में था उसको 1926 में दोबारा इंप्लीमेंट कर लिया, वो हो नहीं सकेगा। 2-3 दफा मजामत तो करके देख चुके हैं, उसका फायदा तो हुआ कोई नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, 15 बंदे हमारे शहीद हो गए। तो सियासत करनी पड़ेगी। मजामत के लिए भी एक सियासी जो है वो स्ट्रैटेजी या एक हिकमत अमली तो होनी चाहिए। नहीं, लेकिन फैज़ल साहब देखिए, जब बार्गेन की बात होती है या टेबल पे बैठ के कुछ लो कुछ दो की बात होती है तो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर होती है। जब आप स्ट्रेंथेंड होते हैं तो उस वक्त कुछ ज्यादा गेन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त पीटीआई तो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे है, तो पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर कैसे बातचीत के लिए कुछ तैयार हो जाएगा और फिर पीटीआई मनवा भी लेगी जो पीटीआई चाहती है। तो पीटीआई को देखे ना, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में जब थी तो तभी तो सियासत नहीं ना की जिसका नुकसान हुआ। लाइक पिछले नवंबर 24 को ठीक ठाक चांस बन गया था, उस वक्त भी नहीं कैश हो सका। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि सियासी लोग जो हों तो वो फैसले बेहतर कर सकें, तो गैर सियासी लोग जो हैं वो तो फिर आगे भी नुकसान करेंगे ना। नुकसान तो इमरान खान साहब का हो रहा है, तकलीफ तो उनको हो रही है, उनकी खानदान को हो रही है, उनकी बेगम को हो रही है, बाकियों को तो कोई इतना इशू नहीं है। वो तो जो कोट लखपत के सिरान है, हमारे वर्कर्स हैं, 35,000 के करीब वर्कर है, झूठे पर्चे हम भुगत रहे हैं। इन सबकी भी तो बात किसी ने करनी है ना कि खान साहब समेत। तो इन सब की बात करने के लिए ज़ाहिर है आपको फिर कोई ना कोई तो मुज़ाकरात, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना कि वो अभी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। और फैसला भी उन्होंने करना है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या वो इस तरह से चलेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि मुज़ाकरात करते हैं तो फिर ही आगे को बात बढ़ेगी, वरना तो शायद ये कोई भी एफर्ट जो है वो अभी ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब देखिए ना, कतई नजर इस बात से कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात चाहती है या नहीं चाहती, यहाँ पे तो ये तय करना मुश्किल है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये बात कैसे तय होगी कि वो क्या चाहते हैं, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत से बात करना भी चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से, या नहीं करना चाहते हैं। तो ये इसलिए देखे ना, फिर हम जब बात करते हैं तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। तो ये क्लैरिटी किसने देनी है? इन्हीं ने देनी है ना। ये जो बिल्कुल एक कंफ्यूजन की फिजा है क्यों रखी गई है, इससे तो नुकसान होता है ना जी। तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आप और हम कंफ्यूज है तो फिर आम वर्कर की क्या हालात होंगे। अब देखिए ना, हुकूमत तो वहीं से चाहती है कि वो जब तक उनकी कुछ से नहीं होगी, क्लैरिटी इमरान खान साहब की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से नहीं होगी, तो फिर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये फिर क्लैरिटी कौन लेके आएगा? ये तो बराह रास्त वो खुद ही कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं। ये तो कोई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं कर सकता उनकी जगह पे, और ना ही फिर कोई उसको मानने को भी तैयार होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जिसमें बातचीत हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाह महमूद कुरैशी साहब गए, फवाद चौधरी साहब गए, इलेक्शंस की तारीख का मामला हुआ, मामला काफ़ी हद तक दोनों तरफ से तय हो गए, लेकिन उसके बाद एक कॉल आती है और सब बदल जाता है। तो जाहिर है कि किसी भी बात को तब तक लेजिटिमेसी हासिल नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब के खुद उसमें वेटेज नहीं होगी। फिर मैं आपको दोबारा दोहराऊंगा कि 2022 के हालात नहीं है इस वक्त, 2023 वाले हालात मुख्तलिफ हैं। 2-2, 2.5 साल लोगों ने जेलें काटी हैं। अब उन लोगों को इग्नोर करना, इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कोट लखपत के वाले जो लोग हैं उन पर तवज्जो दी जाए, उनको सहूलत दी जाए और उनको जरिए जो है ये बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जाए, तो ये बेल आगे बढ़ सकती है, ये बात आगे बढ़ सकती है, वरना तो ये फिर इधर ही खत्म हो जाएगी। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि हालात अब वैसे नहीं है, हालात मुख्तलिफ हैं, तो फिर बानी पीटीआई को कौन जाके ये समझाएगा कि हुजूर हालात मुख्तलिफ हैं? somebody has to go there and make him realize कि सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो वो कौन होगा सर जो उनको ये समझा पाएगा? सर वही सम बॉडीज जो है वो 5 के 5 कोट लखपत में वो जाएंगे तो बात बनेगी, वरना मौजूदा लोगों की तो ना कैपेसिटी है और फ्रैंकली ना इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ना एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें लैक करते हैं और ये इमरान खान साहब को कन्विंस नहीं कर सकते। ये तो उनके सामने बात भी नहीं कर सकते, इनका कद काट भी नहीं है और ये जानते भी नहीं है कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है वो लोग जाएंगे तो खान साहब उनकी बात पे ध्यान देंगे। इनकी बात पे तो ये तो खुद मुझे पता है इनकी बातों में इतना वजन नहीं है, ना इनका कद काट इतना मौजूदा लीडरशिप का है कि ये कन्विंस कर ले। ठीक, फैसला साहब, एनडीसी की तरफ से, नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से जो खत लिखा गया वजीर आजम साहब को कि पैरोल पे उन 5 रहनुमाओं को रिलीज किया जाए, तो उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी? कोशिश जारी है सर, बस जो है वो एफर्ट ही है ना कि तो एफर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि कोई हौसला अफजा जो है बात जवाब मिलेगा। तो इस एफर्ट को जो है वो जारी रखना चाहते हैं और एक अच्छी एफर्ट है। कोई भी करे, एनडीसी करे या कोई और करे,
जो भी साहबान ये कर सकते हैं या मामला करते हैं मुल्क के वसी तर मुफाद में, तो फिर मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ना चाहिए। और ये काबिल अमल तजवीज़ है, जिसमें हुकूमत को कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत और खासकर इस्टेब्लिशमेंट मेहरबानी करे तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो हुकूमत में से किसके साथ एंगेज कर रहा है इस वक्त? अगर एनडीसी ये काम कर रही है तो बैकड्रॉप में क्या हुकूमत की तरफ से कोई नॉमिनेटेड लोग हैं जिनके साथ आप एंगेज कर रहे हैं? जी डेफिनेटली जो हुकूमत में लोग हैं, अब प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात के मुतमनी है और वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात के मुतमनी है। सियासी लोग तो यही है ना जी, बाकी जो उनकी टीम्स हैं उनके साथ तो गाय बगाए बात होती रहती है। अब देखते हैं कि आगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी मुज़ाकरात का दिया तो दिया है, तो ज़रा वो मुतात आदमी है, गैर मुतात आदमी नहीं है, और कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा है। तो उससे तो ये नजर आता है कि उन्होंने कंसल्टेशन जो है वो कहीं है या किसी बगैर वो इसके तो वो शायद वो कभी भी ना करें। हमें शहबाज शरीफ को की सियासत को हम समझते हैं कि वो क्या है, और ये इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है फ्रैंकली। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात की दावत को जिस तरह से तहरीक तब्ज़ ने पाकिस्तान ने वेलकम किया है और एनडीसी की कोशिशों से हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी कोई कोशिश कर सकता है मुल्क में टेम्परेचर डाउन करने की, उसकी जो है सताइश होनी चाहिए। लास्टली फैसल साहब, देखिए जब मुज़ाकरात की बात होती है तो उसकी प्रैक्टिकलिटी का तो उस वक्त पता चलता है ना, सीरियसनेस का, कि कितनी संजीदगी है, कि जब अगला स्टेप भी उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये नारा लगाया मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, कोई कमेटी बने, उसके बाद वो TORs तय करे कि TORs क्या होंगे, मैंडेट क्या होगा? तो इस हवाले से कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है? देखिए सर, बिहाइंड द सीन भी काफी बातें होती हैं। कोशिश तो यही है ना कि वॉक द टॉक, यानी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी कोशिश में कमेटियां तो बनेंगी। अभी तो देखिए ना, फिलहाल तो दो फरीक एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार भी नहीं है। तो ग्राउंड तो हमारे पहले वो कर रही है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के चाय का कप तो पिए, तो आप सियासी करें ना, आप जाती दुश्मनियां ना बनाए और इसको पीछे आए दो कदम सारे, दो कदम पीछे आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी, यानी इमरान खान साहब भी, तभी बात बनेगी। वरना तो मुश्किल हो जाएगा ना जी। अगर कोई भी अपना स्टांस नहीं छोड़ेगा फिर तो मामलात नहीं बढ़ेंगे। स्टांस तो बदलने पड़ेंगे, मुल्क के लिए बदलने पड़ेंगे, अवाम के लिए बदलने पड़ेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए, इकॉनमी के लिए, इसके लिए बदलने पड़ेंगे। सबने पाकिस्तान के लिए बात करी, किसी की अपनी ज़ात का तो सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के लिए मफाहमती इशारा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव, बदएतमादी और सिक्योरिटी खदशात की नजर रहे हैं। ऐसे में अब अबूरी अफगान तालिबान हुकूमत की वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का अपने बयान में ये कहना कि अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, बज़ाहिर मस्बत मालूम होता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और गुज़श्ता बरसों के वाक़यात इस बयान को कई सवालात के घेरे में ले आते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि अफगान हुकूमत की जानिब से ये बयान आया क्यों है, बल्कि असल सवाल यह है कि यह बयान अब क्यों आया। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि अफगानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर शिद्दत पसंद अनासर को अफगान सरज़मीन पर न सिर्फ महफूज पनागाहें हासिल हैं, बल्कि उन्हें वहाँ खुली नकलो हरकत और बार सूरतों में सरपरस्ती भी मैसर है। कई शवाहिद, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ात इस हकीकत की तस्दीक करते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई से मुसलसल गुरेज कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में होने वाली कई बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। अब ऐसे में अफगान तालिबान हुकूमत का यह दावा करना कि वो किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम दिखाई देता है। अगर वाकई अफगानिस्तान किसी के लिए ख़तरा नहीं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और सरहदी इलाकों में बदअमनी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। हकीकत यह है कि अफगान हुकूमत ने TTP को मेहमान करार देकर न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बयानिए को कमज़ोर किया, बल्कि पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को भी मुसलसल नज़रअंदाज किया। इसी तनाजुर में यह भी याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मामलात हल करने के लिए हमेशा सिफारती और मफाहमती रास्ता इख्तियार किया। तुर्किया, कतर और सऊदी अरब जैसे अहम इस्लामी ममालिक ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की कोशिशें की। इन ममालिक ने अफगान तालिबान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम करें और पाकिस्तान के साथ एतमाद साजी की फ़ज़ा कायम करें। ताहम इन तमाम कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके और इसकी बुनियादी वजह अफगान हुकूमत की हठधर्मी
और गैर लचकदार रवैया था। अब ऐसे में सिराजुद्दीन हक्कानी का मफाहमती बयान बज़ाहिर एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट की निशानदेही करता है। इस बयान का मकसद महज खैर सगाली नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी, माशी और स्ट्रेटेजिक मजबूरियों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ, मुंजमद असासे, बेरोज़गारी, ग़िज़ाई किल्लत और बुनियादी सहूलियात की कमी ने अफगान हुकूमत को एक बंद गली में ला खड़ा किया है। और यहाँ पाकिस्तान की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए ना सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर नागुज़ीर है बल्कि माशी और सफारती एतबार से भी एक कलीदी किरदार रखता है। अफगानिस्तान की बड़ी हद तक दरामदात पाकिस्तान के रास्ते होती हैं। कराची और गवादर की बंदरगाहें अफगान तिजारत के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती हैं। अगर पाकिस्तान अपनी सरहदी पॉलिसी सख्त कर दे तो अफगानिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकती है। इसी तरह इंसानी इमदाद, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और ईंधन की तरसील में भी पाकिस्तान मरकज़ी किरदार अदा करता है। आलमी इदारे और इमदादी तंजीमें अफगानिस्तान तक रसाई के लिए पाकिस्तान के रास्तों पर इन्हिसार करती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान को आलमी सतह पर कबूलियत दिलाने में भी पाकिस्तान एक अहम सफारती पुल का किरदार अदा कर सकता है। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के लिए एक सफारती सहारा बन सकते हैं, बशर्ते कि काबुल हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले। बहरहाल सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान में आने वाली ये लचक दरअसल इसी मजबूरी का नतीजा है। अफगान हुकूमत अब ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके ना तो माशी बहाली मुमकिन है और ना ही आलमी सतह पर किसी किस्म की पेशरफ्त। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान खत्ते में तनहा और कमज़ोर रहेगा। यही वजह है कि पहले सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने वाली अफगान क़यादत अब मुफ़ाहमत की बात कर रही है। अब एक तरफ अफगान हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में साजिश का खेल खेलने से बाज नहीं आ रही। कलअदम दहशतगर्द तंजीमें मासूम बच्चों को गुमराह करके उन्हें रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने से भी दरेक नहीं कर रही। अब कराची में एक ऐसा ही खेल खेलने की कोशिश की गई, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ने कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLA और BLF की इस इंतहाई खतरनाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। जहां एक कमसिन बलोच बच्ची को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन स्नैप चेकिंग के दौरान कराची से बाहर बच्ची को तहवील में लेकर एक बड़ी तबाही को रोका गया। लेकिन यह वाक़या इस बात की गवाही है कि दहशतगर्दी अब सिर्फ बंदूक या बारूद तक महदूद नहीं, ये जहनों की जंग बन चुकी है। बहरहाल इस वाक़े पर सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि BLA कम उम्र बलोच बच्चियों को खुदकुश हमलावर बनाने के फेल में मुलव्विस है। कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बच्ची को कराची भेजा गया। पुलिस नाकों पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मकाम तक नहीं पहुंच सका। सोशल मीडिया पर किसी को हीरो बनाकर पेश करके और बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। दुश्मन हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरह वो बच्ची जिसको खुदकुश धमाके के लिए तैयार किया जा रहा था, उसने भी वीडियो पैगाम में हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। बच्ची का कहना था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। जो लोग कुर्बानी के नाम पर ग्रुप्स में शामिल करते हैं वो मददगार नहीं बल्कि शिकारी होते हैं। अगर कोई कहे कि बड़ा मकसद है, इसके लिए जान दे दो, तो समझ लो वो तुम्हारी ज़िंदगी का दुश्मन है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर जो लचक का मुजाहरा किया गया, इसमें आपको किस कदर संजीदगी मालूम होती है इस तनाजुर में कि इससे पहले अफगान तालिबान की जानिब से जिन जिन फोरम्स को इस्तेमाल किया गया, जहाँ मुज़ाकरात हुए, बेनतीजा ख़त्म हुए, अब जो स्टेटमेंट सामने आया है वो कितना संजीदा मालूम होता है आपको? देखिए, बात यह है कि अगर संजीदगी है तो संजीदगी नजर आनी चाहिए। संजीदगी नजर आने का मकसद ये है कि अगर आप ये ख्वारिजियों के खिलाफ और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई आप एक्शन लें, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करने दें, नंबर 2 आप उनको यहाँ से पीछे धकेलें, या नंबर 3 के खिलाफ कोई प्रॉपर कोई एक्शन लें, क्रिमिनल एक्शन जो इन्होंने इतनी एक्टिविटीज की हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, देन वी नो कि यू आर सीरियस अबाउट इट। सीरियस इसलिए भी हैं कि आप देखें कि हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद की हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इनका तमाम अफगान ट्रांजिट रोका हुआ है। नंबर 3, अफगान रिफ्यूजी इलीगल जो उनको हम वापस भेज रहे हैं। नंबर 4, इनके कोई बगैर वीजे हम इनके ना स्टूडेंट्स को आने दे रहे हैं, ना इनके पेशेंट्स को आने दे रहे हैं, ना कोई हम करेंगे। हमने बहुत ख्याल कर लिया। इनका खुद भी ख्याल होना चाहिए कि एक मुल्क आपके साथ इतनी ज़्यादा रियायत करता है, हर वक्त खड़ा साथ होता है, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करने दें। और हमारी तो एक ही डिमांड थी कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाक के खिलाफ इस्तेमाल ना करने, वो आपने नहीं की।
बजाय इसके आप इन्हें की गोद में जाकर बैठे, फिर उनका मिलकर आपने हमारी पोस्ट में अटैक किया। जब हमने आपकी 22 पोस्ट में कब्जा किया तो आपने जाके वाइट फ्लैग रेज कर दिया, फिर आपने मुज़ाकरात किए, उसमें हमने कहा रिटर्न दो, साइन कर, और मीडिएटर के साइन करवाए, आप उस पर नहीं माने। अभी भी बात फिर इनके उन्होंने मशाक ने जो एक जरका हुआ है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि जिहाद इस तरह नहीं होता, जिहाद ये इलीगल है पाकिस्तान के खिलाफ। नंबर 2 उन्होंने कहा ये जो भी कर रहे हैं ये हराम है, जो गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए ये आप ये चाह रहे हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात करने, ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमने तो रास्ता दिया कि ये मुज़ाकरात करें, जब मर्जी करें, लेकिन आप हमें कोई दिखाएं तो कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज हुआ है। और फिर उसके बाद ईरान भी है, सऊदी अरब है, चाइना है, वो आपके उनसे मुज़ाकरात कर लें, उनको बिठा लें, फिर आपको साइन करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट इस वक्त जी हाँ हमने मुआहदा कर लिया, और उसके बाद अगर नहीं है तो क्या पेनल्टी होगी, और वो मीडिएटर डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक स्टिल वी वेलकम। हम तो ये नहीं कहते कि नहीं करें, लेकिन कम से कम कोई पॉजिटिव इंडिकेटर ये दें कि आपने अपनी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक दिया, या आपने इन टीटीपी को और बीएलएफ को आपने पीछे धकेल दिया, पीछे की तरफ ले गए हैं, वेस्ट की तरफ, फिर फर्दर वेस्ट में ले गए हैं, फिर भी हम मान लेते हैं। कहीं तो कोई अच्छी बात करें ना, खाली स्टेटमेंट देने से। फिर आपके जो अखुनज़ादा हैं वो उन्होंने, जो उनके अमीर हैं उन्होंने कोई बात नहीं की है, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने बात नहीं की। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर भी प्रॉपरली एक्सेप्ट एज लॉन्ग एज कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आना चाहिए। वैसे साहब ये भी तो नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि अफगान तालिबान खुद फैक्शंस में बटे हुए हैं। एक फैक्शन वो है जो मुज़ाकरात की बात करता है, एक फैक्शन वो है जो यूज़ ऑफ फोर्स की बात करता है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाना, आपको क्या लगता है कि क्या पहले की तरह जो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए, अगर यहाँ पर कोई पेशरफ्त होती है तो किस कदर सूदमंद या कारगर या इफेक्टिव साबित होगी? देखिए हक्कानी थोड़े देर ठीक है, देर थोड़े उनसे बेहतर है, मॉडरेट है, लेकिन इनकी और आपस में बनती भी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अब जब ये तालिबान के जो 15-20 का एक ग्रुप बना हुआ है, ये आपस में बैठ के फैसला करें, इनकी आपस में बनती नहीं है, रस्साकशी है, इक़्तिदार की रस्साकशी है, पैसों की रस्साकशी है, क्योंकि इनको तो ये इंटरम गवर्नमेंट जो है इनको तो पैसा चाहिए, इनको और तो कोई अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना इनके दुनिया में किसी सफारती ताल्लुकात इन्होंने कायम किए, ना इन्होंने कोई जनरल इलेक्शन की तैयारी की है। अब बुरी हुकूमत का काम होता है, जब आते हैं तो वो आके जनरल इलेक्शन करवाते हैं, वो भी नहीं कराए हैं। अफगान मर्जी की हुकूमत बना लें, दैन में भी हालात बहुत बेहतर होते हैं। तो ये चीज़ें जो जिसकी वजह से हमें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स के ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आए अफगानिस्तान की, और साथ ही साथ कोई एक्शन होता हुआ नजर आए, तस्दीक शुदा करवाई हो, तो फिर मेरे ख्याल में हम कहेंगे कि ये दे आर सीरियस अबाउट इट, और ये टाइम गेम नहीं करे बल्कि दे वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है वकील साहब, लास्टली आज कराची को एक बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया है, जिसमें बीएलए और बीएलएफ स्पॉन्सर्ड एक कमसिन बच्ची है, उसको पकड़ा गया, और फिर वो जो कह रही है वो बड़े हैरानकुन इंकशाफात है। ये तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई की बदौलत ये चीज़ सामने आई, और फिर एक बहुत बड़ी तबाही से उन्होंने कराची जैसे शहर को बचा भी लिया। लेकिन बीएलए और बीएलएफ जो कर रही हैं, और फिर ज़ाहिर है फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बैक जो टेररिज्म है, एक तरफ तो ये हो रहा है पैरेलल, और दूसरी तरफ फिर एंगेजमेंट की बातें भी होती हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या कोई बातचीत से हल निकल सकता है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ भी विजन इज़ वेरी मच क्लियर कि काइनेटिक डोमेन के अंदर ऑपरेशन ही ज़रूरी है? देखें, ये एक इशू है। बात ये है कि एक तो सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, जो एडिशनल आईजी हैं आज़ाद, उनको, कि उन्होंने ये बर वक्त कार्रवाई करके पकड़ लिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चेकिंग सिस्टम हमारा अच्छा हो रहा है, वरना एक लड़की को देख के मतलब वैसे ही कहते चलो बच्चे जाने दें इसको। उन्होंने शक हुआ, फिर उन्होंने लेडी पुलिस स्टेशन में भेज दिया, वह जब डिटेल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो पता चल गया, बच्ची ने खुद बता दी कि मुझे ये ब्रेन वॉशिंग की गई है। आप ये देखिए वो कितने मुनज़्ज़म अंदाज में वो पूरे बच्चों के, यंग बच्चों माइंड्स को वो ब्रेन वॉश करते हैं, उनको लिटरेचर दिखाते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको हीरो बना के दिखाते हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया उनको लोग याद करते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ तक कि आप करेंगे तो आपको बड़ा नाम होगा और ये होगा और वो होगा, सवाल बाग दिखाते हैं, जहाद के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान दुश्मनी के बारे में बताते हैं, अपनी कौम के बारे में, ब्लोच कौम के बारे में बताया जाता है। ये गलत है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये स्टेट तो अपना काम कर रही है,
सिक्योरिटी फोर्सेस में अपना काम कर रही हैं। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों में देखेंगे, अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अचानक सोशल मीडिया पे हर वक्त मोबाइल पे लगा रहता है, खाना भी ठीक नहीं खाता, अपने बहन भाई से ज़्यादा गपशप भी नहीं लगाता, पहले लगाता था, उसके बाद वो रात को भी लेट जागता रहता है, हर वक्त टीवी देखता रहता है, ये सोशल मीडिया पे ऐड देखते हैं जो उनको भेजते हैं कि जिहाद क्या चीज़ है, क्यों सुसाइड बॉम्बर ज़रूरी है, इससे आपको क्या अल्लाह ताला के पास सवाब मिलेगा, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो पेरेंट्स खुद ही कभी उसका मोबाइल भी चेक कर लें, चेक करें कौन उसको मैसेज कर रहा है, क्यों ये बच्चा एकदम चेंज हो गया है। पहले ये सबसे घुल मिल रहा था, बात करता था, पढ़ाई में अच्छा था, रिजल्ट अच्छे थे, एकदम रिजल्ट भी ख़राब आ रहे हैं, पढ़ाई भी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहीं पकड़ लेना चाहिए। ये एक उनकी फिर असातिज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद स्टेट तो अपना काम कर रही है, अभी स्टेट में बहुत, और ये जो वीडियो दिखाया इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा उन बच्चियों को जो अभी भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। विश के उन्होंने ये वीडियो देखी हो कि किस तरह ये BLA BLF इन माइंड रॉब छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, इनको खबर सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बेचारे पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं, चटेल मैदान, बैरन जहाज है, बिल्कुल पहाड़ है, वहाँ जब जाके देखते हैं लाइव बिल्कुल फ़र्क है, फिर वो रोते पीटते हैं, वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़े सबक आमोज बात थी और बड़ी अप्रिशिएबल है ये हमारी पुलिस की बात। लेकिन पेरेंट्स और असातिज़ा और फिर हुकूमत सबको मिल के काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर MQM की तारीख के सबसे मुतनाज़ डॉक्टर इमरान फारूक के पुरस्कार कत्ल के मामले को कौमी बहस का मरकज़ बना दिया है। ये वो अफसोसनाक साने है जो 15 बरस गुजरने के बावजूद न सिर्फ MQM बल्कि पाकिस्तानी सियासत पर भी एक गहरा साया बनकर मौजूद है। अब इस मामले पर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बराह रास्त बानी MQM पर इल्ज़ामात आयद करना महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसे ज़ख्म को कुरेदने के मुतरादिफ है जो वक्त गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुंतमिल नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल ने गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी MQM पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को सब पता है, केस खुलवाए, अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने इस मुताल्लिक़ क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी झलक आपको दिखाते हैं। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया है नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। अब डॉक्टर इमरान फारूक जो MQM के बानी अरकान में शुमार होते थे, 16 सितंबर 2010 को लंदन में अपने घर के करीब बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। तहकीकात के मुताबिक उन्हें पहले चाकू के वार से जख्मी किया गया और फिर सर पर भारी चीज़ से ज़रब लगाकर मौत के घाट उतारा गया। ये कत्ल एक ऐसे वक्त में हुआ जब इमरान फारूक और बानी MQM के ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार थे और इमरान फारूक तंजीमी पॉलिसीज़ और क़यादत के अंदाज़ पर खुलकर तनकीद कर रहे थे। यही वो पस मंज़र है जिसने इस कत्ल को महज एक फौजदारी वाक़या नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक सियासी कत्ल के तौर पर देखा जाने लगा। इस कत्ल के बाद बरतानिया में तवील तहकीकात हुई। लंदन पुलिस ने शवाहिद, CCTV फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड्स और दीगर तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर केस को आगे बढ़ाया। बिलाखिर पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 अफराद को इस कत्ल में मुलव्विस करार देकर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। ताहम इस फैसले के बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार रहा कि आया ये कत्ल महज चंद अफराद की ज़ाती कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ी मनसूबाबंदी मौजूद थी। यही वो खला है जिसमें बानी MQM का नाम बार बार ज़ेर बहस आता रहा है। अब मुस्तफ़ा कमाल के हालिया इल्ज़ामात इसी पस मंज़र में गैर मामूली अहमियत रखते हैं। वो न सिर्फ बानी MQM को इस कत्ल का मरकज़ी किरदार करार दे रहे हैं बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ राय रखने वालों को रास्ते से हटाना एक मुनज़्ज़म तर्ज़ अमल रहा है। उनके मुताबिक इमरान फारूक का कत्ल ताकत, कंट्रोल और खौफ की सियासत का तसलसल था। ये तजिया MQM की माजी की अंदरूनी कहानियों से भी मुताबिकत रखता है जहाँ इख्तिलाफ़ करने वालों को दीवार से लगाने के इल्ज़ामात लगते रहे। बानी MQM पर इल्ज़ामात का दायरा सिर्फ इमरान फारूक के कत्ल तक महदूद नहीं रहा। माजी में उन पर रियासत मुखालिफ तकारी, तशद्दुद को हवा देने, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से रवाबित जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगते रहे। ख़ासतौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना माली रवाबित का इल्ज़ाम एक ऐसा दावा है जिसने MQM की सियासत को हमेशा दिफाई पोजीशन में रखा है। गो कि बानी MQM और उनके हामी इन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार देते रहे हैं, लेकिन रियासती इदारों और मुख्तलिफ तहकीकात में इन खदशात का बार बार जिक्र होना, इस मामले को नज़रअंदाज करना
मुश्किल बना देता है। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम पहलू वक्त का तयन है। सवाल ये पैदा होता है कि वो अब इस मरहले पर इस कदर खुलकर बात क्यों कर रहे हैं। इसका एक मुमकिन जवाब मौजूदा सियासी हालात और एमकेएम की तकसीम शुदा हैसियत में पोशीदा है। मुस्तफ़ा कमाल खुद कभी बानी एमकेएम के करीबी साथी और कराची के ताकतवर मेयर रह चुके हैं। उनकी खामोशी और फिर अचानक क्लब कुशाई इस तासुर को तकवीयत देती है कि वो खुद को तारीख के कटहरे में सुरखरू साबित करना चाहते हैं, या कम अज़ कम वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो माजी के जराइम और गलतियों में शरीक नहीं थे। अब इस सारे मामले में कानूनी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ाम शदीद नौइयत के हैं, लेकिन अदालती कानून में इल्ज़ाम और सबूत के दरमियान फ़र्क होता है। इमरान फारूक के कत्ल में बानी एमकेएम पर बराह रास्त सज़ा या अदालती फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सियासी और अखलाकी ज़िम्मेदारी का सवाल बदस्तूर मौजूद है। यही वजह है कि यह मामला बार बार जिंदा हो जाता है और हर नई सियासी सफबंदी में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल की हालिया लबकुशाई सिर्फ एक फ़र्द या एक कत्ल के बारे में नहीं, बल्कि यह एमकेएम की पूरी सियासी तारीख, उसकी तर्ज़ क़यादत और ताकत के इस्तेमाल पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इमरान फारूक का कत्ल आज भी एक अधूरा सच है, जिसके कई पहलू अभी तक धुंध में लिपटे हुए हैं। अगर वाकई इस कत्ल के पीछे कोई बड़ी मनसूबाबंदी और बाअसर किरदार था, तो उसका सामने आना न सिर्फ इंसाफ के लिए ज़रूरी है, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को दुरुस्त समत में समझने के लिए भी नागुज़ीर है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।